नमस्कार। आज की क्लास में अपना टॉपिक रहेगा अशोक का धम्म और मौर्य प्रशासन की जानकारी। इससे पहले एक वीडियो बनाया जा चुका है, उसमें मौर्य शासकों के बारे में जानकारी दी गई है। आज हम पढ़ेंगे विशेषकर अशोक के धम्म के बारे में और उसके प्रशासन के बारे में। अशोक का धम्म। अशोक का धम्म यानी कि धर्म जो है वो कोई जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, वैदिक धर्म ऐसा कोई धर्म नहीं था। धर्म को मगधी भाषा में धम्म कहा गया है, इसीलिए हम बुक्स में धर्म की जगह धम्म को पढ़ रहे हैं। इसकी जानकारी हमें दूसरे और सातवें स्तंभ लेख से मिलती है। अशोक के धम्म के अनुसार अशोक ने मानव जीवन की उन्नति के लिए जिन आदर्शों को प्रस्तुत किया वही उसका धम्म था। अशोक के अनुसार पाप कर्मों से निवृत्ति, दया, दान, सत्य, कर्म शुद्धि, जन कल्याण, झूठ न बोलना, यही सारी बातें धम्म का हिस्सा थी। यानी कि हमारे जीवन का जो नैतिक हिस्सा है, जो हमारा नैतिक आचरण है, वही धम्म है। अशोक के प्रथम शिलालेख से हमें पशु बलि निषेध के बारे में पता चलता है और तीसरे स्तंभ लेख से हमें ये पता चलता है कि धम्म के अनुसार हमें अल्प संग्रह करना चाहिए और अल्प ही व्यय करना चाहिए। अशोक ने भाद्र शिलालेख इससे मिलने वाले महात्मा बुद्ध के त्रिरत्नों में भी विकास प्रकट किया, यानी विश्वास प्रकट किया। वो थे बुद्ध, धम्म, संघ। अशोक ने सांची और सारनाथ के महामात्यों को आदेश दिया कि वाराणसी वहाँ के बौद्ध मठों में अगर भिक्षुणी सही आचरण नहीं कर रहे हों तो उन्हें वहाँ से बहिष्कृत कर देना चाहिए। ये अशोक का मानना था। अशोक उसने अपने राज्य में धम्म के विकास के लिए जो कार्य किया उसमें से एक है धम्म यात्रा। अशोक से पहले के शासकों द्वारा विहार यात्राएं की जाती थी। विहार यात्राओं का तात्पर्य है कि राजा या शासक शिकार करते थे, उसकी जगह अशोक ने धम्म यात्रा शुरू कर दी, यानी कि धर्म का प्रचार करना, साधु संतों, ब्राह्मणों आदि को दान देना और जन कल्याण के कार्य करना। दूसरा है अनुसंधान। इसका मतलब ये है कि अशोक ने प्रति 5 वर्ष के लिए अपने महामात्यों, रजकों आदि की नियुक्ति इसीलिए की कि वो राज्य में जाकर ये देखे कि उनकी जनता धम्म का आचरण कर रही है या नहीं, कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है, उनके परिवार की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं महात्माओं को संभालनी होती थी, जन कल्याण के कार्य करवाने होते थे। इसके अलावा धर्म मात्य, इसकी नियुक्ति अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में की थी। इसका कार्य भी जन कल्याण के कार्यों को देखना था। इसके अलावा हम बात करेंगे अभिलेख के बारे में, जिसके लिए अशोक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अभिलेख के लिए ये कहा जाएगा कि सबसे पहले अभिलेख खुदवाने की प्रथा अशोक ने ही शुरू की थी। अशोक
अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा से वार्तालाप बनाए रखते थे। अशोक को ये प्रेरणा फारस के शासक दारा से मिली थी, जिसे डेरियस प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। अशोक के अभिलेखों में भाषा प्राकृत है और लिपि ज्यादातर ब्राह्मी, लेकिन पश्चिमी भारत से कुछ ऐसे स्थान मिले हैं जैसे मानसेरा और शाहबाजगली। यहाँ से जो अभिलेख मिले हैं उनकी लिपि खरोष्ठी है। अशोक से श्रीलंका के राजा तीस ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे और इन्होंने अशोक के अनुसार देवनागरी की उपाधि भी धारण कर ली थी। इन्होंने अपने राज्याभिषेक के दूसरे वर्ष में या दूसरे राज्याभिषेक के समय अशोक को श्रीलंका आमंत्रित किया था। उसमें अशोक का पुत्र महेंद्र गया था और यहाँ से जाते हुए वो बोधि वृक्ष का एक हिस्सा भी लेके गया था। ये इस बात का प्रमाण है कि श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म यहीं से फैला था, यहीं से गया था। अब हम बात करेंगे अशोक के बाद या मौर्य शासन का अंत कैसे हुआ, उसके बारे में जानेंगे। अशोक ने 40 वर्ष तक शासन किया और उसके बाद 232 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। अशोक के बाद 50 वर्ष तक ऐसे शासक बने जो कि बिल्कुल ही कमजोर और ऐसे शासक थे जिनसे मौर्य प्रशासन धीरे धीरे शिथिल या कमजोर होता चला गया। अशोक के बाद कुणाल शासक बना, जिसे धीरेवदान में धर्म विवर्धन कहा गया है। राज तरंगिनी के अनुसार जलोग कश्मीर का शासक हुआ था और तिब्बती लेखक तारानाथ शर्मा के अनुसार वीरसेन गंधार के शासक हुए। कुणाल के अंधा होने की वजह से कुणाल के पुत्र संप्रीति ने भी शासन किया था और दशरथ ने भी मगध पे शासन किया था। दशरथ द्वारा नागार्जुनी गुफाएं आजीविकों को दान में दी गई थी। अभी तक हमने जान लिया है कि मौर्य प्रशासन में किस तरह के शासक आए थे और कैसे विकास हुआ था। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या 185 ईसा पूर्व में इसके ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र सुंग ने कर दी थी और इसने मौर्य प्रशासन की जगह सुंग राजवंश की स्थापना की। अब हम जानेंगे मौर्य प्रशासन के बारे में, वो कैसा था। अगर हम केंद्रीकृत शासन की बात करें तो सबसे पहले दर्शन हमें मौर्य काल में होते हैं। शासन की पूरी दूरी राजा के इर्द गिर्द घूमती थी, फिर भी राजा निरंकुश नहीं हो सकता था। अर्थशास्त्र में 18 विभागों के बारे में बताया गया है।
इन विभागों के अध्यक्ष महात्या कहलाते थे और ये जो विभाग है ये तीर्थ कहलाते थे। और जो मुख्य महात्या होते थे वो थे युवराज, पुरोहित, मंत्री और अमात्य। अब हम जानेंगे केंद्रीय शासन के बारे में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार उसमें हमें 26 विभागाध्यक्षों के बारे में पता चलता है, जो कि केंद्रीय शासन को संभालते थे। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं। पहला राजा, दूसरा मंत्री या अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा सेना, पांचवा कोष, छठा दुर्ग और सातवां मित्र। इनके अभाव में हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते, ये कौटिल्य का मानना था। 26 विभागाध्यक्ष मुख्य थे, उसमें से हमें कुछ की जानकारी है, जैसे कि कोषाध्यक्ष, शीताध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, विविधाध्यक्ष, पर्ण्याध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष ये आ चुका है, वंदनांगाध्यक्ष, इसके अलावा 8 ये वनों से संबंधित। केंद्रीय प्रशासन में जो संभालने वाले होते थे वो मुख्यतः युवराज या आर्यपुत्र ही होते थे, उनको ही केंद्रीय प्रशासन संभालने की जिम्मेदारी होती थी। अब हम जानेंगे प्रांतीय शासन के बारे में। अशोक के प्रांत 5 भागों में बटे हुए थे। पहला था उत्तरावत, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। दूसरा दक्षिणापथ, इसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। तीसरा मध्य भाग, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। चौथा अवंती, इसकी राजधानी उज्जैन थी। और अगला है कलिंग, जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसकी राजधानी तोसली थी। ये प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, मैचिंग वाला क्वेश्चन बनता है। बहुत से ऐसे कंपटीशन एग्जाम हो चुके हैं जिनमें ये आ चुका है, इसलिए अपने आप में महत्वपूर्ण बनता है। अब हम जानेंगे कि प्रांतीय शासन को संभालने वाला प्रांतपति कहलाता था। प्रांत के बाद में विषय आते थे, इसका प्रधान विषयपति होता था। विषयपति के बाद जिला आता था। जिले को संभालने वाला स्थानिक होता था।
और स्थानिक समाहर्ता के अंतर्गत काम करता था। सबसे छोटी इकाई को संभालने वाला गोप होता था और इसको 10 गांवों की जिम्मेदारी मिलती थी। समाहर्ता के अंतर्गत प्रदेशी नाम का अधिकारी होता था, जिसे स्थानिक गोप, गांव आदि के अधिकारियों के बारे में जानकारी रखनी होती थी। ये था प्रांतीय शासन। अब हम जानेंगे नगरीय शासन के बारे में। मौर्य काल का नगरीय शासन, इसमें 30 सदस्यों का एक मंडल होता था, जो कि 5-5 के सदस्यों में बटा हुआ था। पहली समिति का कार्य था उद्योग से संबंधित कार्य देखना, दूसरे का था विदेशी मामले देखना, तीसरी समिति का कार्य जन्म मृत्यु पंजीकरण के बारे में देखना, चौथी समिति का कार्य व्यापार वाणिज्य की जानकारी, पांचवी समिति का कार्य निर्मित वस्तुओं के बारे में जानकारी, छठी समिति का कार्य था विक्रय वाली वस्तुओं के ऊपर बिक्री कर लगाना। प्रत्येक समिति के अंदर 5-5 सदस्य होते थे। अब हम जानेंगे सैन्य व्यवस्था के बारे में। इसके लिए भी एक अलग से विभाग बनाया गया था, जिसके भाग थे पैदल सेना, रथ सेना, हाथी सेना, घोड़े वाली सेना और नौसेना। इनको भी संभालने का कार्य 5-5 लोगों की समिति ही करती थी और सेना का जो प्रधान व्यक्ति होता था उसे अंकपाल कहा जाता था। अब हम जानेंगे न्याय व्यवस्था के बारे में। राजा सबसे बड़ा न्यायाधीश माना जाता था। उसके अलावा सबसे छोटी इकाई गांव होती थी। गांव के बड़े बुजुर्ग वयोवृद्ध लोग भी निर्णय कर लिया करते थे। सबसे बड़ा न्यायालय केंद्रीय न्यायालय पाटलिपुत्र में था। इसके अलावा स्थानीय स्तर पे भी न्यायालय थे। द्रोणमुख ये इकाइयां थी, इनमें न्यायालय थे। वैसे न्यायालयों के 2 भाग होते थे, एक धर्म सत्य और दूसरा कंटक शोधन। धर्म सत्य के अंतर्गत दीवानी मामले देखे जाते थे, जैसे कि चोरी, लूट, इस तरह के मामले साहस कहलाते थे। इसके अंतर्गत 3 व्यवहारिक होते थे, यानी कि वे व्यक्ति जो कि नियम कानून आदि की जानकारी रखते थे, और 3 अन्य मंत्री होते थे। ऐसी ही व्यवस्था कंटक शोधन में भी थी। कंटक शोधन के अंतर्गत फौजदारी मामले आते थे। नगरीय शासन में संभालने वाला व्यवहारिक कहलाता था और ग्रामीण स्तर का अधिकारी रज्जुक कहलाता था। अब हम जानेंगे
मौर्य काल के समाज के बारे में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उससे हमें जानकारी मिलती है। मैक्सनेस की इंडिका और अशोक के अभिलेख, ये सभी हमें मौर्य समाज की जानकारी देते हैं। कौटिल्य के अनुसार मौर्यकालीन समाज वर्ण व्यवस्था पर टिका हुआ था, लेकिन उन चारों वर्णों के अलावा भी कौटिल्य हमें कुछ अन्य जातियों के बारे में भी बताते हैं, जैसे चंडाल, सूतकार, रथकार आदि के बारे में। इसी के साथ मैक्सनेस की इंडिका, इससे भी हमें समाज में 7 जातियों के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन इसमें हमें ये पता नहीं चलता कि भारत में दास प्रथा थी या नहीं, क्योंकि मैक्सनेस ने कहीं भी दासों का जिक्र नहीं किया है। भारत में उस समय दास प्रथा थी, इसके तो प्रमाण हैं, लेकिन मैक्सनेस ने इसे नहीं समझा, क्योंकि उस समय भारत में दासों की स्थिति इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि मैक्सनेस को ये समझ ही नहीं आया कि ये दास हैं। अब हम जानेंगे स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। स्त्रियों की स्थिति वैसे तो उन्नत थी, लेकिन अगर हम स्मृति काल की बात करें और उससे तुलना करें तो निम्न होने लग गई थी, लेकिन फिर भी महिलाओं को पूर्ण अधिकार था। उन्हें पुनर्विवाह और नियोग की पूरी आज़ादी या स्वतंत्रता थी। आज की क्लास में हमने मौर्य प्रशासन के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी ले ली है। अगली क्लास में हम शुंग और सातवाहन वंश की जानकारी लेंगे। देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।